हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैक विद शशि में। मैं शशि मैम स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैक विद शशि में। हमने पिछली क्लास में उत्सर्जन तंत्र के बारे में जाना था, समझा था उसमें जो गुर्दे होते हैं उसकी संरचना संख्या कितनी होती है, इनकी जो भार है इनका ये कितना होता है, लंबाई कितनी होती है, मोटाई, ये सब हम लोगों ने देख लिया था। आज की जो हमारी क्लास है, थंबनेल से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम लोग रक्त के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि रक्त क्या होता है। रक्त को इंग्लिश में कहते हैं ब्लड। क्या कहते हैं? ब्लड कहते हैं। ये जो रक्त है ये होता क्या है, रक्त के बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो जो ये रक्त है ये हमारा क्या है? प्राकृतिक कोलाइड है। प्राकृतिक कोलाइड है। और क्या है? ये संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक है। इसका जो पीएच मान होता है ये 7.4 होता है। ये कैसा होता है? क्षारीय होता है। क्षारीय होता है। कोलाइड क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को जो अर्ध तरल फॉर्म में होता है उसको जब हम छानते हैं तो जो उसके ऊपर थोड़े बहुत जो कण रह जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? कोलाइड बोलते हैं। तो जो हमारा ब्लड है ये कैसा है? प्राकृतिक कोलाइड है। अभी इसके बारे में हम आगे समझ लेंगे। संयोजी ऊतक भी है। संयोजी का मतलब क्या होता है? कंजक्शन होता है। और कंजक्शन क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। तो जो ये रक्त है ये पूरे शरीर को क्या करता है? आपस में जोड़े रहता है, इसलिए संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। इसका जो पीएच मान होता है ये 7.4 होता है। 7 से थोड़ा सा ऊपर है, इसलिए हम इसको हल्का क्षारीय भी कह सकते हैं। ये क्षारीय फॉर्म में होता है। रक्त एक व्यक्ति में कितना होता है? तो जो सामान्य पुरुष है उसके शरीर में 5.5 लीटर ब्लड होना चाहिए, तथा जो स्त्री है उसमें 5 लीटर ब्लड होना चाहिए। पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर ब्लड महिलाओं में कम होता है। ये हमारा रक्त है। रक्त क्या है? प्राकृतिक कोलाइड है, संयोजी ऊतक है। पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। एक पुरुष में कितना होता है? 5.5 लीटर होता है। एक स्त्री में कितना होता है? 5 लीटर होता है। ये जो रक्त है, अब हम इसमें ये देख लेते हैं कि जो ये काट देंगे अब। हीमोग्लोबिन जो रक्त है हमारा, ये रक्त में क्या होता है? रक्त में आरबीसी होती हैं, आरबीसी। और आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन। अब हम ये देखते हैं जो हीमोग्लोबिन है ये मेल और फीमेल में कितना होता है हीमोग्लोबिन का स्तर। तो अगर हम मेल की बात करें तो ये 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। और फीमेल में कितना होता है? फीमेल में ये 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। जो हीमोग्लोबिन है ये पुरुषों में कितना होता है? 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, तथा महिलाओं में कितना होता है? 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। रक्त का जो ये निर्माण है ये कहाँ पर होता है? तो जो रक्त का निर्माण है ये अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है? रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का संग्रह कहाँ होता है? रक्त का संग्रह कहाँ होता है? तो ये हमारा प्लीहा, या जिसको हम लोग तिल्ली के नाम से जानते हैं, तिल्ली, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन। रक्त का निर्माण कहाँ पर हो रहा है? अस्थि मज्जा में हो रहा है। रक्त का संग्रह है ये कहाँ पर हो रहा है? ये प्लीहा में हो रहा है, तिल्ली में हो रहा है, जिसको स्प्लीन बोलते हैं। तथा जो रक्त ये हीमोग्लोबिन है ये मेल में कितना होता है? 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। फीमेल में कितना होता है? 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। अब हम रक्त का संगठन देख लेते हैं कि जो हमारा रक्त है ये किसका संगठन है। तो अब हम रक्त के संगठन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
आप लोग ऐसी ही यूज़फुल जानकारी लेने के लिए, क्लास लेने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। हम लेकर आएंगे रोज़ आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियो। अब हम देखेंगे रक्त का संगठन। रक्त का संगठन, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, जो ब्लड है हमारा, अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें, इसके संगठन की बात करें, अभी जैसे हमने पढ़ा था कि रक्त क्या है हमारा। रक्त हमारा प्राकृतिक कोलाइड है। कोलाइड का मतलब हमने ये बताया था, जब कोई अर्ध तरल होता है उसको हम छानते हैं तो जो उसके कुछ ठोस कण ऊपर रह जाते हैं वह पदार्थ कैसा कहलाता है? कोलाइड कहलाता है। तो जो हमारा रक्त है, अगर इसको छाना जाता है तो ये भी पूरी तरीके से नहीं छनता है, इसके भी कुछ ठोस पदार्थ ऊपर बच जाते हैं, इसलिए हम इसको प्राकृतिक कोलाइड कहते हैं। और हमें पता भी है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा भी है, जो हमारी किडनी होती है ये क्या काम करती है? तो रक्त को छानने का काम हमारी किडनी के द्वारा किया जाता है। तो जो इसका कंपोजिशन है ये हम देख लेते हैं। इसके जब हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो हमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहला हमारा होता है प्लाज्मा, तथा दूसरा जो होता है ये रक्ताणु होते हैं या रुधिराणु भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि हम लोग रक्त बोले, रुधिर बोले, ब्लड बोले या लहू बोले, सबका मतलब क्या होता है? एक ही होता है। ये जो प्लाज्मा है ये क्या होता है? ये रक्त का कितने प्रतिशत भाग होता है? तो 55 से जो 60% भाग है ये किसका होता है? रक्त में प्लाज्मा का होता है। प्लाज्मा हमारा है कैसा? तरल भाग है। रक्त का जो तरल वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो पीला होता है। और प्लाज्मा में दो प्रोटीन भी पाए जाते हैं, जिसमें एक जो ये जो प्रोटीन प्लाज्मा में पाए जाते हैं, इसमें पहला हमारा होता है फाइब्रिनोजन तथा दूसरा हमारा होता है प्रोथ्रोम्बिन। दो प्रकार के प्रोटीन हमारे प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो जो प्लाज्मा में प्रोटीन पाए जाते हैं, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन्स पाए जाते हैं, तो हमारा फाइब्रिनोजन होता है, दूसरा हमारा प्रोथ्रोम्बिन होता है। प्लाज्मा कितना प्रतिशत भाग होता है कुल जो हमारा टोटल ब्लड होता है? तो 55 to 60 होता है, % होता है। कैसा है ये? तो ये हमारा तरल होता है, पदार्थ होता है, भाग होता है। इसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। इसमें जो प्रोटीन पाई जाती है, फाइब्रिनोजन पाई जाती है तथा प्रोथ्रोम्बिन पाई जाती है। जब भी जो प्लाज्मा में से ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल दिया जाता है, तब जो शेष तरल भाग बचता है वो क्या कहलाता है? तो वो सीरम कहलाता है, जो और ज़्यादा पीला हो जाता है। किसी भी जब कोई भी टेस्ट किया जाता है, हमारा जो शरीर है किसी भी रोग से ग्रसित हो जाता है तो हम लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं ना, तो जो ब्लड निकाला जाता है वो तो पूरा का पूरा होल ब्लड निकाल लिया जाता है, जो भी थोड़ा सा चाहिए होता है क्वांटिटी में। लेकिन जब उसकी टेस्टिंग होती है तो उसमें से ये फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाता है। शेष जो सीरम बचता है उसी से सारी हमारी जाँचें की जाती हैं तथा बीमारी का पता लगाया जाता है। अब हम देख लेते हैं जो हमारे ये रक्ताणु हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो जो रंग हमारा ब्लड है, रक्त है, ये होता कैसा है? अर्ध तरल होता है। इसमें क्या है? कुछ ठोस पदार्थ मिले हुए होते हैं तथा कुछ तरल पदार्थ मिले हुए होते हैं। तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है तथा ठोस भाग क्या कहलाता है? रक्ताणु कहलाता है। जैसे जब हम लोग चाय बनाते हैं तो क्या करते हैं? पानी तो हमने क्या ले लिया? लिक्विड फॉर्म में ले लिया, द्रव फॉर्म में ले लिया। दूध भी क्या है? हमारा द्रव है। लेकिन जो उसमें हम चीनी डाल रहे हैं, चाय की पत्ती डाल रहे हैं, तो वो कैसा है? हमारा वो ठोस अवस्था में होता है। लेकिन जब दोनों को मिला करके एक मिश्रण तैयार किया जाता है तो क्या बन जाता है? द्रव फॉर्म में बन जाता है। जो भी व्यर्थ पदार्थ होते हैं उनको छान करके क्या हम लोग अलग कर देते हैं। लेकिन चाय हमको दिखती तो द्रव है, लेकिन क्या उसमें सारे के सारे पदार्थ द्रव रूप में ही हमने डाले थे? तो नहीं, क्योंकि चीनी जो हमारी थी वो कैसी थी? ठोस अवस्था में थी। वैसे ही जो हमारा ब्लड है, ये प्लाज्मा तो इसका तरल भाग होता है, लेकिन इसमें कुछ ठोस भाग भी घुले हुए होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? रक्ताणु कहते हैं। रक्ताणु जो हमारे हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है आरबीसी,
RBC, दूसरा होता है WBC तथा तीसरा जो हमारा होता है ये प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। RBC को क्या कहते हैं? RBC को कहते हैं रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, सेल्स कहते हैं। WBC को क्या कहते हैं? वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। और प्लेटलेट्स तो ये इंग्लिश में ही है, लेकिन इसका जो हिंदी में है इसको हम बिम्बाणु कहते हैं, बिम्बाणु कहते हैं। ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनको हम हिंदी में लाल रक्त कोशिकाओं के नाम से जानते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं। और ये जो हमारी हैं ये श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, और इनको हिंदी में क्या कहते हैं? बिम्बाणु कहते हैं। रक्त का जो ठोस फॉर्म होता है, जो ठोस कण रक्त में पाए जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा RBC, दूसरा है हमारा WBC तथा तीसरा है हमारा प्लेटलेट्स। अब हम इन तीनों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो हमारी RBC हैं, RBC इनका जो रासायनिक नाम है ये है इनका एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। इनकी जो संख्या है ये लगभग 50 लाख होती है एक स्वस्थ व्यक्ति में। जो RBC की संख्या है वो कितनी होती है? 50 लाख होती है। अगर आपको मिलियन में लिखा मिलेगा तो 5 मिलियन मिल जाएगा लिखा हुआ, 50 लाख होती है। इनका जीवन काल कितने दिन का होता है? तो इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। 120 दिन तक ये जीवित रहती हैं, उसके बाद क्या होती हैं? ये मर जाती हैं। जैसे ही हमारी RBC मरती है उनकी जगह नई RBC का निर्माण हो जाता है। 120 दिन इनका जीवन काल होता है। और इनका जो निर्माण है ये कहाँ पर होता है? तो इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। तथा ये मरती कहाँ पर हैं? ये प्लीहा में मरती हैं, जिसको तिल्ली जानते हैं हम लोग। इसीलिए प्लीहा या स्प्लीन को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। हमने बहुत सारे क्वेश्चनों में देखा भी, अभी पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि RBC का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है। तो आज से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। RBC का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। इनका निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। तथा मरती कहाँ पर है? प्लीहा में। प्लीहा को ही ब्लड बैंक कहा जाता है, क्योंकि जो हमारा ब्लड का संग्रह है वो कहाँ पर होता है? प्लीहा में होता है। अब हम श्वेत रक्त कणिकाओं के भी बारे में जान लेते हैं। इनका जो रासायनिक नाम होता है ये होता है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। इनकी जो संख्या होती है ये 8 से 10 हज़ार होती है, 8 से 10 हज़ार होती है। और इनका जो जीवन काल है ये 3 से 4 दिन का होता है। इनका निर्माण भी कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। इनका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। ये कार्य क्या करती हैं? तो रोगाणुओं से रक्षा करती हैं, रोगाणुओं से रक्षा करती हैं। इसीलिए जब अभी कोरोना ज़्यादा हावी होता है तो सब लोग क्या बोलते हैं? भाई अपना इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करो, इम्यूनिटी बूस्टर लो। तो इम्यूनिटी का मतलब जो होता है, जो हमारी WBC होती है, इम्यूनिटी भी हमारी 2 टाइप की होती है। इनका डिटेल हम अगली क्लास में जानेंगे। जो हमारी एक होती है नेचुरल इम्यूनिटी होती है, दूसरी हमारी क्या होती है जिसको हम गेन करते हैं, बाहर से लेते हैं, अर्जित बोलते हैं। तो ये जो WBC है ये क्या होती हैं? हमारी नेचुरल इम्यूनिटी होती है, प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में पाई जाती हैं। जैसे ही कोई रोगाणु आता है, आप कोरोना वायरस का ही ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे ही कोरोना वायरस ने हम पे अटैक किया, हमारा जो WBC एकदम से स्ट्रॉन्ग है, जितनी होनी चाहिए उतनी है हमारे अंदर। तो ये हमारी WBC क्या करती हैं? तुरंत ही उसको वहीं पर उसको अटैक कर देती है, उसको मार करके क्या करती हैं? खा जाती हैं। और वो जो वायरस है वो हमारे पर अफेक्टिव नहीं हो पाता है। इसलिए जो WBC है ये रोगाणुओं से रक्षा करती है। और रोगाणुओं से रक्षा करने के कारण ही इनको शरीर का सिपाही कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? शरीर का
सिपाही कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? सिपाहियों का क्या काम होता है? रक्षा करना ही होता है। तो जो ये WBC हैं हमारे शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करती हैं, इसलिए इनको शरीर का सिपाही कहा जाता है। अब हम बीमाणु के बारे में भी देख लेते हैं। इनका जो रासायनिक नाम है ये है थ्रम्बोसाइट। थ्रम्बोसाइट। इनका जो जीवन काल है ये 8 से 10 दिन का है। किसी किसी बुक में आपको 7 दिन भी लिखा मिल जाएगा। इनका जो कार्य होता है ये क्या कार्य करती हैं? ये रक्त का थक्का जमाने में भी सहायता करती हैं। रक्त का थक्का जमाने में सहायता करती हैं। और सबसे ज़्यादा अगर ये प्रभावित होती हैं तो किस में होती हैं? जब डेंगू नाम की बीमारी हो जाती है, उसमें बोला जाता है ना, सुना होगा आपने कि ये प्लेटें कम हो गई हैं। वो क्या हैं प्लेटें? कभी आप लोगों ने सोचा कि वो प्लेटें हैं क्या? हमारे शरीर में हम किसको प्लेटें बोलते हैं? तो जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं उन्हीं को ही लोग प्लेटें बोल देते हैं। इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इनकी जो संख्या है ये 2 लाख होनी चाहिए। जो प्लेटलेट्स की संख्या है ये 2 लाख होनी चाहिए। अब अगर किसी को डेंगू हो, डॉक्टर बोल देते हैं ना कि 40,000 प्लेटें बची हुई हैं, तो एक सोचने वाली बात बन जाती, कोई पूछ ही ले तो होनी कितनी चाहिए। तो अब आप लोग कोई भी कन्फ्यूज़न मत रखिएगा, तुरंत ही बता दीजिएगा। अगर हमारे शरीर में 40,000 बची हैं तो हमको और कितना गेन करना है? 1,60,000 और हमें अपनी प्लेटों का निर्माण करना है, तब जाके हमारी ये क्या होंगी? प्लेटलेट्स पूरी हो पाएंगी। और इनके लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे जो अगर इनकी कमी हो जाती है तो हम क्या क्या ले सकते हैं? तो पपीते के पत्ते हो गए, और हमारे फल वगैरह भी आते हैं, इनको भी हम ले करके पपीता खाओ, पपीते के पत्ते हैं। और जो हमारा कीवी फल आता है ये जो हमारा प्लेटलेट्स का है एकदम बूस्टर होता है, हमारे प्लेटलेट्स को बढ़ा देता है। उसको हम ले करके अपनी इन प्लेटलेट्स को क्या करते हैं? मेंटेन कर सकते हैं। इनका जो आकार होता है ये गोल होता है। आकार कैसा होता है? गोल होता है। और इनका जो आकार है ये कैसा होता है? अनिश्चित होता है। और ये भी अनिश्चित आकार की होती हैं। ये गोल आकार की होती है। जब हम लोग छोटे छोटे पेड़े बनाते हैं ना, फिर उस पर अंगूठा ऐसे दबा देते हैं तो जो आकार उन छोटे पेड़ों का बन जाता है वही आकार हमारी RBC का होता है। इनका केवल और केवल एक ही टाइप होता है, लेकिन जो WBC है हमारी ये 6 टाइप की होती हैं। बट इसमें जो 3 होती हैं ये बहुत ज़्यादा मेन होती हैं। पहली हमारी होती है एंटीबॉडी, दूसरी हमारी होती है लिम्फोसाइट, तथा तीसरी जो होती है मोनोसाइट। एंटीबॉडी क्या करता है? जैसे ही मान के चलो ये एक जीवाणु है, ये क्या कर रहा है? ये एक पर्सन है, ठीक है। ये जीवाणु क्या कर रहा है? इस पे जाकर अटैक करेगा, और जब अटैक करेगा तो इस व्यक्ति की जो भी WBC होंगी उनका जो एक टाइप होगा एंटीबॉडी, ये देखेगा कि ये हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। फिर जो एंटीबॉडी है, अब ये अकेले इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है कि कुछ कर सकता, रक्षा तो करता है, पता भी लगाता है। ये जा कर के किसको बताता है? लिम्फोसाइट को बताता है। लिम्फोसाइट को T सेल भी बोला जाता है, टी के आकार की होती है, इस तरीके की। अब इस आकार का क्या होगा? हथौड़ा भी तो हमारा इसी सेम ऐसे ही आकार का होता है। तो जो लिम्फोसाइट होती हैं इसको क्या करती हैं? मार के इसको मार डालती हैं। और जब मार के डाल दिया तो क्या करती है? अब पड़ा रहेगा तो सड़ेगा भाई। कोई भी चीज़ है, मान के चलो अगर मर भी जाती है तो भी हमारे लिए क्या होगी? हार्मफुल होगी। तो जो हमारी मोनोसाइट होती हैं, ये T सेल क्या करती हैं? मोनोसाइट को बुला के लाती हैं कि चलो भैया आपका भोजन तैयार हो गया, आप अपना भोजन ले लो। मोनोसाइट क्या करती है? जीवाणुओं का भक्षण करती है, इनको मार डालती है। तो ये हमारे WBC का काम हो गया। WBC क्या काम करती हैं? RBC क्या काम करती है? प्लेटलेट्स क्या काम करती हैं? आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आज हमने क्या देखा? जो हमारा रक्त है ये क्या है? प्राकृतिक कोलाइड है, संयोजी ऊतक है। रक्त का pH मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितना ब्लड होना चाहिए? तो लगभग 5.5 लीटर होना चाहिए। एक स्वस्थ स्त्री के शरीर में कितना होना चाहिए? तो 5 लीटर होना चाहिए। हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो जो एक व्यक्ति में
हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा होनी चाहिए, तो लगभग 14 ग्राम होनी चाहिए तथा एक स्त्री में 13 ग्राम होनी चाहिए। ये सब इसका था। फिर हमने ब्लड का कंपोजिशन देखा कि ब्लड के कंपोजिशन में मेन कितने पार्ट होते हैं, तो 2 होते हैं। एक द्रव वाला भाग होता है, एक ठोस वाला होता है। जो द्रव वाला होता है उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं तथा जो ठोस भाग होता है उसको हम लोग रक्ताणु के नाम से जानते हैं। रक्ताणु भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स। अब इनकी जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसमें हम जो रक्त के कार्य हैं उसको समझेंगे तथा रक्त का थक्का कैसे जमता है हमारे शरीर में। जो रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया होती है जब हमको चोट लग जाती है, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।